नमस्कार, हेलो एंड वेलकम। मैं मनीष शर्मा आपके लिए एक और खास पेशकश हेलो डॉक्टर का कार्यक्रम की सीरीज लेकर हाजिर हूं। डीडी राजस्थान देख रहे हैं आप। आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे क्रिटिकल केयर पर, गहन चिकित्सा पर जिसे कहा जाता है हिंदी में, जिसमें जब मरीज एकदम से क्रिटिकल स्थिति में चला जाता है, यानी जब उसको गंभीर इलाज की जरूरत होती है, तब उस चिकित्सा पद्धति की जरूरत पड़ती है। अक्सर आपने आईसीयू या वेंटिलेटर के जरिए इस चिकित्सा पद्धति का नाम सुना होगा। इस पर बात करने के लिए आज वरिष्ठ क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट डॉक्टर पंकज आनंद हमारे साथ इस शो में मौजूद होंगे और अगले आधे घंटे हम बात करेंगे कि कैसे इस चिकित्सा के जरिए वो मरीजों की जान बचाते हैं और किस तरह से उपचार आईसीयू के दौरान गहन चिकित्सा में किया जाता है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है डीडी राजस्थान के कार्यक्रम हेलो। नमस्कार, मुझे ये अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद। स्वागत है सर। तो सर, पहला सवाल तो जिस तरह से हमने कहा क्रिटिकल केयर शब्द में ही डिफाइन है क्रिटिकल, तो क्या क्रिटिकल केयर होता है और दर्शकों के लिए जरा आसान भाषा में इसे समझाइए। देखिए, क्रिटिकल केयर एक मॉडर्न मेडिसिन की वो विधा है जिसमें जब मरीज अति गंभीर स्थिति में पहुंच जाता है, चाहे कोई भी रोग हो, जब उसका ब्लड प्रेशर गिरने लगता है, जब उसकी सांस उखड़ने लगती है और ऐसा आभास होने लगता है कि अगर इस मरीज का तुरंत इलाज नहीं किया गया तो इसके जीवन को खतरा है, तो एक तरह की जीवन रक्षक प्रणाली, जीवन रक्षक विधा है मॉडर्न मेडिसिन की। अब इसके कई एस्पेक्ट हैं। ये तो मेरा मानना है कि ये पूरा मेडिसिन का एक निचोड़ है। ये हम लोग इसको एक्यूट मेडिसिन भी बोलते हैं कि जब आपको तुरंत सेकंड्स और मिनट्स में ये डिसीजंस लेने होते हैं कि क्या करना है, तो इसमें हर तरह का सीरियस पेशेंट हम डील करते हैं। जैसा आपने कहा, वेंटिलेटर्स भी हम हैंडल करते हैं, जिसका बीपी फॉल हो रहा है वो हैंडल करते हैं, जिसकी किडनी खराब, यानी ऑर्गन फेलियर हमारा मेन एरिया है। जी, तो ऑर्गन फेलियर यानी कि जब अंग काम करना बंद कर दें तब आपकी दरकार होती है, तब क्रिटिकल केयर की ज़रूरत होती है। अब आगे बढ़े सर, उससे पहले दर्शकों के लिए भी हम बता देते हैं हमारा टेलीफोन लाइन नंबर भी खुला रहेगा, आप उस पर कॉल कर सकते हैं। टेलीफोन नंबर 0141-270-4098 270-4999, ये दोनों नंबर हैं। आप दोनों पर ही कॉल लगाकर डॉक्टर साहब से गहन चिकित्सा के बारे में सवाल कर सकते हैं। और साथ ही साथ एक जानकारी और भी दर्शकों को दे दें, हम इस दौरान YouTube पर भी लाइव हैं। आप डीडी राजस्थान के YouTube चैनल पर जाकर भी सवाल पूछ सकते हैं और शो को देखकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सर, इसी से जुड़ा अब अगला सवाल, जिस तरह से आपने बताया कि अंग जब काम करना बंद कर दे तब आपकी एक्सपर्ट्स की ज़रूरत आती है, तो जब आईसीयू में लेकर जाया जाता है तो क्या पैरामीटर्स आप देखते हैं कि भाई अब इन पैरामीटर्स पर इसको चिकित्सा करने की या उपचार पद्धति देने की ज़रूरत है? तो देखिए, जब कोई भी गंभीर मरीज या तो इमरजेंसी से या वार्ड में सीरियस होता है और हमें बुलाया जाता है, सबसे पहले मैं जब सामने जाके देखता हूं पेशेंट के, तो मेरे सबसे पहले देखता हूं उसका चेतना का स्तर क्या है, क्या मरीज होश में है, बात कर रहा है, उसकी नब्ज यानी कि पल्स या तो बहुत तेज या बहुत कम तो नहीं चल रही, उसका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा या बहुत कम तो नहीं है, वो उसका सांस लेने का पैटर्न क्या है, सांस की गति कहीं ज़्यादा या कम तो नहीं है, वो पिछले 1 घंटे में क्या उसको पेशाब हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये जो वाइटल पैरामीटर्स होते हैं, पल्स, ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेटरी रेट, मेंटल स्टेटस, ये चीज़ तुरंत मॉनिटर की जाती है। उस आधार पे अंग्रेजी का एक शब्द है बहुत कॉमन, ट्राइएजिंग करते हैं कि ये मरीज क्या इस लायक है कि इसको आईसीयू ले जाया जाए या वार्ड में ही इसका इलाज हो पाएगा। तब हम निर्णय लेते हैं और इसको किस स्तर के इलाज की आवश्यकता है। क्या ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि इमिनेंट डेथ होने वाली है, तो तुरंत हम इसको उस तरीके से ट्रीट करें, या हमारे पास समय है, हम और पद्धतियों से इसका और तरीके से इलाज करें और इसको स्टेबलाइज कर दें। तो जो भी पेशेंट अनस्टेबल है उसको हम स्टेबलाइज करने की कोशिश करते हैं। और ये सर, जो डिसीजन आप लेते हैं अनस्टेबल से स्टेबल करने का, ये खासतौर पर कई बार कई भ्रांतियां ले भी आता है। कई पेशेंट कहते हैं कि भाई आईसीयू में ले जाने की ज़रूरत ही नहीं थी, लेकिन डॉक्टर ज़बरदस्ती ले गए। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो मान्यता की बात है। हाँ, मैं पिछले 26 साल से इंटेंसिव केयर कर रहा हूँ। ये संभव ही नहीं है कि ज़रूरत नहीं थी और ले गए। आप पहले समझिए, एक पेशेंट को आईसीयू में क्यों रखा जाता है, गहन चिकित्सा में क्यों रखा जाता है। वो मरीज जिनकी कोई भी बीमारी इतनी सीरियस है कि उसको पल पल, एक एक सेकंड, एक एक मिनट की मॉनिटरिंग की आवश्यकता है, उस पर नज़र रखने की आवश्यकता है कि इसकी नब्ज ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, बीपी ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, और जिनमें हमें सेकंड्स या मिनट्स में रिस्पॉन्ड करना होता है कि एक मरीज बात करते करते एकदम अरेस्ट कर गया,
तो अगर मैं इसको वार्ड में ले लूँगा तो मेरे पास इतना रिस्पॉन्स टाइम नहीं है। तो जो जितने साधन, भले ही वो फिजिकल साधन हो, मॉनिटरिंग डिवाइसेस हो या मैन पावर हो, जितना एक आईसीयू में रह पाता है, इतना अच्छे से हम कर पाते हैं, उतना वार्ड में नहीं कर पाते। तो ये सोचना कि किसी मरीज को आईसीयू की आवश्यकता ही नहीं थी वार्ड की, ये मान्यता की बात है, ये ऐसा जनरली नहीं होता है। तो वेंटिलेटर को लेकर समाज में जो खौफ पैदा हुआ है, इसके पीछे आप क्या वजह मानते हैं? देखिए, बेचारा वेंटिलेटर कोई एक मशीन है, आप समझिए वेंटिलेटर चीज क्या है। अगर किसी व्यक्ति को कोई ऐसी फेफड़े की या हार्ट की या कोई भी ऐसी बीमारी है कि वो अपनी सांस पूरी नहीं ले पा रहा, कई जगह यूज होता है वेंटिलेटर, लेकिन जो सबसे कॉमन है, से फॉर एग्जांपल निमोनिया है, जैसे अभी कोविड की महामारी थी, दोनों फेफड़ों में निमोनिया है। एक बीमारी होती है ARDS, जिसमें दोनों फेफड़े में डबल निमोनिया हो जाता है। अब से फॉर एग्जांपल निमोनिया का पेशेंट है, उसका निमोनिया का जब हम उपचार करते हैं तो उसमें पूरा आराम आने में 2 से 3 सप्ताह तक लग सकते हैं। अब जिस मरीज का ऑक्सीजन सैचुरेशन जो साधारणतः 95 से ऊपर होना चाहिए, किसी का 70 आ रहा है, अगर मैं उसको ऑक्सीजन तुरंत नहीं पहुंचाऊंगा तो उसके शरीर के और अंग बहुत जल्दी, क्योंकि उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, बहुत जल्दी डिटोरिएट करेंगे, हार्ट, किडनी, ब्रेन। तो इस मरीज को किसी भी कीमत पे मुझे तब तक जिंदा रखना है जब तक उसका खुद का शरीर और अन्य चिकित्सा जैसे एंटीबायोटिक्स असर न करने लगे। तो वेंटिलेटर एक इलाज नहीं है, वेंटिलेटर एक जीवन रक्षक प्रणाली है जो व्यक्ति को और डॉक्टर को इतना समय देती है कि बाकी इलाज से उसकी प्राइमरी बीमारी हम ठीक कर सकें। अब चूंकि वेंटिलेटर बहुत सीरियस मरीजों में लगाया जाता है, उनमें से कई हम नहीं बचा पाते हैं, तो लोगों के दिमाग में भ्रांति हो गई कि साहब वेंटिलेटर तो मैंने बहुत कॉमनली सुना है, खतरे की घंटी है। देखिए, खतरे की घंटी वेंटिलेटर नहीं है, खतरे की घंटी आपकी बीमारी है जिससे हम बचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये जानना जरूरी है। यहाँ एक मैं अवसर लूंगा, एक बहुत कॉमन भ्रांति है कि साहब मरे हुए मरीज को वेंटिलेटर पर डाल दिया जाता है। ये थोड़ा सा हमारे लिए पेनफुल है। ये आपको समझना पड़ेगा कि ये संभव ही नहीं है कि किसी मृत्यु मरीज को वेंटिलेटर पर डाल सकें। 6 से 8 घंटे के अंदर शरीर अकड़ने लगता है, जिसको हम राइगर मोर्टिस कहते हैं। तो अगर किसी मरीज का वेंटिलेटर पे भी डाल देंगे तो 6 से 8 घंटे बाद अकड़ जाएगा। तो प्लीज ऐसी भ्रांति में ना आए, बाकी तो फिर इलाज है। सर, ये इस भ्रांति के पीछे क्या आप इस चीज को भी वजह मानते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा महंगा खर्चा होता है गहन चिकित्सा, क्रिटिकल केयर, आईसीयू में ले जाना, और बड़े भारत जैसे विकासशील देश जहां पर कमजोर आय वर्ग के लोग ज्यादा हैं, वो अफोर्ड नहीं कर पाते, उसलिए ज्यादा सवाल खड़े होते हैं? नहीं, मैं बिल्कुल समझता हूं। देखिए, ये ऐसा नहीं है कि हम इनसेंसिटिव हैं। बहुत महंगा, कई बार बहुत महंगा इलाज होता है जो इतने, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि जो मरीज इतना सीरियस है उस पर बहुत सारे रिसोर्सेस खर्च होते हैं, उस पर ट्रेंड सीनियर डॉक्टर्स 24 घंटे इलाज करते हैं, उसकी जो मशीन्स होती हैं वो बहुत महंगी होती हैं, उसका जो एनवायरनमेंट, हमें इन्फेक्शन कंट्रोल पे बहुत खर्चा करना पड़ता है, भले गवर्नमेंट को करना पड़े या प्राइवेट सेक्टर को। उसको जो दवाइयाँ एंटीबायोटिक्स लगती हैं वो महंगी हैं। तो ओवरऑल एक जो बहुत सीरियस पेशेंट है उसमें बहुत सारे रिसोर्सेज इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए वो महंगा होता है। तो ऐसा नहीं है कि किसी को जबरदस्ती आप आईसीयू में डाल देंगे, है ये कि पेशेंट बहुत सीरियस है, मजबूरी है डालना, और मैं ऐसा मानने को तैयार नहीं हूँ कोई किसी को आप जबरदस्ती आईसीयू में डाल सकते हैं आज के ज़माने में। बिल्कुल सर, और ख़ासतौर पर जब इस तरह की स्थिति होती है पेशेंट को लेकर के, तो कंसल्टेशन कैसे की जाती है? क्योंकि अक्सर बड़ा सवाल ये होता है कि डॉक्टर ने समझाइश सही ढंग से नहीं की, तीमारदार और डॉक्टर के बीच में झगड़ा हो गया इसको लेकर के, आईसीयू में पेशेंट लेकर जाया जाता। इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? देखिए, इस मामले में मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि हम कई बार चूंकि इतने बिजी होते हैं, अब स्थिति है कि अगर पेशेंट, बहुत कॉमन तरीका है कि एक पेशेंट का सडन कार्डियक अरेस्ट हो गया तो हमारा पूरा ध्यान उसको किसी भी तरह से सीपीआर करना, रिससिटेट करने में लगा रहता है। तो कई बार स्पेशली जो नए डॉक्टर्स हैं वो ये नहीं समझ पाते कि जो उसका बेटा या माँ या वाइफ बाहर खड़ी है उसके मन में कितनी चिंताएं हैं। अब लेकिन जैसे जैसे ये विधा इवॉल्व हो रही है तो एक बहुत हमारे ट्रेनिंग में भी ये आया है कि फैमिली से कैसे इंटरेक्ट करना है, उनको कैसे समझाना है, कैसे पारदर्शिता रखते हुए पूरा इलाज करना है। अधिकतर मैंने देखा है आईसीयू से संबंधित जितने भी विवाद हैं वो संवाद की कमी की वजह से ज़्यादा होते हैं और एक्चुअल प्रॉब्लम की वजह से। तो
आप जितने जितने क्योंकि अब हम तो सीनियर हो गए हैं, जितने बच्चों को हम सिखाते हैं, हम ये सिखाते हैं कि आप इलाज कीजिए, बहुत अच्छा इलाज कीजिए, लेकिन साथ में जो बाहर व्यक्ति खड़ा है उसके प्रति संवेदनशील रहिए, उसकी व्यथा समझिए और उसको बिल्कुल पारदर्शी तरीके से बताइए कि साहब ये बीमारी है, हम ये इलाज कर रहे हैं, ये परिणाम आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। तो सर, ये जब बातचीत होती है, कंसल्टेशन होता है कि किस तरह की बीमारी है और किस लिए ज़रूरत पड़ रही है, क्या इसमें गुंजाइश रहती है? क्या फिर ऐसा भी, क्योंकि आप डॉक्टर फ्रेटर्निटी को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि आजकल कहा जाता है कि कमर्शलाइजेशन बहुत हो गया अस्पतालों में, तो क्या इसकी गुंजाइश भी रहती है कि किसी मरीज को ज़रूरत नहीं है आईसीयू में ले जाने की, लेकिन सिर्फ देखा जाता है कि भाई पेशेंट है, इंश्योरेंस के साथ में आया है और पेशेंट को स्टेबल कर लिया जाएगा, तो क्या वो कमर्शियल एंगल भी कहीं ना कहीं जो एथिकल इश्यूज को लेकर के बात होती है, क्या वो इशू है, उसको एड्रेस करने की ज़रूरत है? नहीं, देखिए, मैं पिछले 26 साल से काम कर रहा हूँ, ऐसा मेरे पे या मेरे किसी साथी पे कभी दबाव या लोभ लालच नहीं आया कि किसी को ज़बरदस्ती आईसीयू में रखूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि जो ट्रीटिंग डॉक्टर होता है उसके मन में भय होता है, डर होता है कि कहीं ये पेशेंट अचानक से डिटोरिएट ना कर जाए, तो ये हो सकता है कि उस समय वो पेशेंट इतना गड़बड़ ना हो, लेकिन उसके एक्सपीरियंस के बेसिस पे, नॉलेज के बेसिस पे वो एक दिन के लिए पेशेंट को हो सकता है आईसीयू में रख ले कि बाय चांस वार्ड में जाके सीरियस होने की संभावनाएं हैं। निमोनिया से मरीज निकल रहा है, पूरा निकला नहीं है, अब भी ऑक्सीजन 4-5 लीटर है उसको, अब वो एक ग्रे एरिया हो जाता है जहां आपको लगता है कि शायद वार्ड में भी मैनेज हो जाता, तो 1-2 दिन उस वजह से रख सकते हैं, बट प्योर कमर्शियल एंगल के हिसाब से रखना संभव नहीं है साहब, अगर कोई करना भी चाहे आज के तारीख। क्योंकि ये आरोप सर कोरोना काल में बहुत ज़्यादा लगे कि पेशेंट बताया गया कि ठीक नहीं हो रहा था, रिकवर नहीं हो रहा था, या फिर रिकवर कर गया था, उसके बावजूद कई कई दिनों तक आईसीयू में रखा गया, पेशेंट की मृत्यु हो चुकी है। ऐसा आरोप काफ़ी अखबारों में भी, खबरें भी दौरान देखने को मिली कि पेशेंट था ही नहीं, और जो आप बताना भी चाह रहे हैं कि भ्रांति अक्सर की कहा जाता है कि डेड पेशेंट को रख लिया गया। तो ये क्या लगता है कि जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हुआ मेडिकल फैसिलिटीज़ पर, तो उसके बाद भी ये आरोप इस तरह के लगने लगे? देखिए, कोरोना काल जो था वो हम सब के लिए एक ऐसा काल था जो कल्पनातीत था। इतना ज़्यादा वर्कलोड एक पहले से हमारा अभी हेल्थ केयर सिस्टम इवॉल्व कर रहा है, कमजोर व्यवस्था पे पड़ा कि कई बार गड़बड़ाई हुई चीज़ें। ऐसा भी हुआ, देखिए मैं खुद, मेरे अंडर 400-450 कोरोना के सीरियस पेशेंट मैंने ट्रीट किए, मैं दिन में 2 बार जाता था अंदर, मेरे लिए संभव नहीं था कि मैं अंदर ही बैठा रहूं। अब कभी कभी ऐसा हो सकता है कि पेशेंट सीरियस हो गया और 5 मरीज एक साथ सीरियस हो गए, हुआ मेरे सामने, अब मैं इसको देखूं या उसको देखूं, तो साधन सीमित हैं तो ऐसा हो सकता है। कुछ लोगों ने, ऐसी रिपोर्ट है कि इसका शायद अनावश्यक फायदा भी उठाने का प्रयास किया, मेरे पास उसका कोई सोर्स नहीं है, लेकिन कोविड में मेरा मानना है कि मेरी फ्रेटर्निटी के ऑलमोस्ट 95% डॉक्टर्स ने अपनी जान खतरे में डाली, जान खतरे में नहीं डाली, जान गंवाई। और मतलब ये हमारे लिए तो एक तरह की अपॉर्चुनिटी थी, जैसे एक फौज का जवान इंतजार करता है कि कभी युद्ध होगा तो मेरा रण कौशल दिखा सकूंगा, तो डर तो बहुत था। सुबह जाते थे तो ये लगता था शाम को आएंगे या नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि अधिकतर चिकित्सकों ने अपना मानवीय धर्म निभाया उस दौरान। बिल्कुल। एक सर, एक जनरल बात करें क्रिटिकल केयर को लेकर के, मैं मेडिसिन पर भी आऊँगा। जिस तरह से आपने बताया क्या क्या पैरामीटर्स देखते हैं, मेजर करते हैं शरीर को, जब पेशेंट आईसीयू में आ रहा होता है उस दौरान आपने बताया क्या क्या चीज़ों पर, क्या अंगों को लेकर के आप क्या क्या गौर करते हैं, लेकिन उस ड्यूरिंग आईसीयू में रहने के दौरान आप कैसे उसको ट्रीट करते हैं कि वो जल्दी से जल्दी आईसीयू के बाहर जाए, या फिर आप सोचते हैं कि ये स्टेबल होकर के बाहर जाए? देखिए, हमारे यहाँ कहा जाता है, जब ट्रेनिंग ली जाती है, दी जाती है, तो सबसे पहले कहा जाता है कि बेड के सामने खड़े होकर सोचो कि मैं इस मरीज को जल्दी से जल्दी आईसीयू से बाहर कैसे ले जा सकूं। देखिए, आईसीयू में सारी तरह के इन्फेक्शंस होते हैं, और जो मरीज पहले से जिसकी इम्यूनिटी कम है उसमें दोबारा इन्फेक्शन पड़ने की संभावनाएं बहुत प्रबल रहती हैं। जैसे वेंटिलेटर की बात करें तो एक बीमारी है जिसको वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया बोलते हैं, कि जो मुंह के रास्ते जो ट्यूब डली होती है उससे फेफड़े में इन्फेक्शन जाता है। अब मेरा मरीज जो लगभग मैंने बहुत मेहनत रात दिन जग के 12-15 दिन में ठीक किया, और अचानक उसको जब निमोनिया आता है, मानिए 95% हम लोगों के मन में दुख होता है कि मेरी सारी मेहनत व्यर्थ गई। तो हर डॉक्टर जाके ये सोचता है कि इसको कैसे निकाला जाए, लेकिन एट द सेम टाइम हम ये भी सतर्क रहते हैं कि कहीं हम जल्दबाजी में ये ना कर लें कि इसको जल्दी से वेंटिलेटर से निकाल दिया और ये मरीज कोलैप्स कर जाए। तो ये एक बैलेंस है, ये आप तजुर्बे और एक्सपीरियंस और नॉलेज के साथ ही सीखते हैं। जी
सर एक बार दर्शकों को फिर से बता देते हैं, हमारे टेलीफोन लाइन नंबर 0141-270-4098 और 270-4999, दोनों ही लाइंस पर आप कॉल करके डॉक्टर साहब से सीधे क्रिटिकल केयर के बारे में सवाल कर सकते हैं। सर एक अगला सवाल इसी से जुड़ा अब ये होगा कि अक्सर ये कहा जाता है कि शहरों में लोगों के पास में सुविधाएं ज़्यादा हैं, शहर सुविधा संपन्न है, और यही बात फिर अस्पतालों को लेकर भी आती है कि आईसीयू अस्पताल युक्त अस्पताल, वेंटिलेटर युक्त अस्पताल शहरों में क्यों है, गाँव में क्यों नहीं है? देखिए, मेरा देश अभी भी विकासशील देश है, हमारे साधन सीमित रहे हैं, सारी चीज़ें अभी तक शहरों में ज़्यादा थी, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि पिछले मेरे 25 साल में एक कल्पनातीत परिवर्तन आया है चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता में। अब डॉक्टर्स भी आ गए हैं, साधन भी आ गए हैं। गाँव में अब भी मैं कहूँगा कि अधिकतर हेल्थ केयर फैसिलिटी गवर्नमेंट की हैं, लेकिन आपको जान के पता नहीं अच्छा तो लगना चाहिए कि जब कोविड के दौरान, जब कोविड इतना फैला, तो हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सरकार ने वेंटिलेटर्स उपलब्ध कराए। वो एक आपदा थी, करना पड़ा, लेकिन मेरा मानना है अभी मैं एक मीटिंग में था राजस्थान गवर्नमेंट की, वहाँ एक प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कि हर सीएचसी में एक ब्लॉक बनेगा सिर्फ आईसीयू के लिए। तो बहुत तेज़ी से इस पे काम हो रहा है, और मेरा मानना है कि अगले 5-10 साल में हर एटलीस्ट कम्युनिटी हेल्थ सेंटर लेवल पे तो आपको एक अच्छी आईसीयू सेटअप मिलेगा। तो सर जो आपने बताया कि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स पर जो, क्योंकि काफ़ी एक तरह से कहेंगे वी वर लैगिंग बिहाइंड, हम बहुत पीछे चल रहे थे, और अब काफ़ी एडवांसमेंट मेडिकल चीज़ों को लेकर के आ रहा है, और हमारा सपना भी है कि हम विकसित भारत हो 2047 तक। लेकिन उससे पहले क्या मेजर कंपोनेंट्स क्या क्या ज़रूरी हैं ताकि वो गैप को फिल इन किया जा सके? देखिए, सबसे पहला कंपोनेंट तो मैन पावर है। हमारे पास ट्रेंड नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टर्स होने चाहिए जो पेशेंट है बहुत तेज़ी से जो डिटोरिएट कर रहा है उसको पहचान सकें, रिकॉग्नाइज कर सकें, और तुरंत फर्स्ट एड वर्ड तो यूज़ नहीं करूँगा, तुरंत रिससिटेट कर सकें। किसी का अगर हार्ट अगर रुक गया, बल्कि मैं ये अवसर लूँगा, मेरा मानना है कि हमारे देश के हर नागरिक को सीपीआर सीखना चाहिए। बिल्कुल सर, बहुत ज़रूरी। ये आप भगवान ना करे आपके परिवार में, आपके रिश्तेदारों में, दोस्तों में कभी कार्डियक अरेस्ट हो। मैंने खुद 3 पेशेंट्स मेरे आसपास रिलेटिव्स एक बार एयरपोर्ट पे रिससिटेट किए हैं। तो ये एक तरीके से आप यू कैन बी अ डॉक्टर और अ गॉड। और जो बात आपने प्रश्न किया पहला, तो सबसे पहले तो मैन पावर। तो मैन पावर बहुत तेज़ी से डेवलप हो रही है, जैसे आप देख रहे हैं इतने मेडिकल कॉलेजेस खुल रहे हैं, इनमें सब में आईसीयूज़ हैं, सब में आईसीयू ट्रेनिंग है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा डेवलप हो रहा है, लेकिन अभी मेरा मानना है कोविड के बाद इस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और मैन पावर डेवलपमेंट की गति 10 गुना हो गई है, क्योंकि लोग अब बात करने, मेरा मानना है कोविड से पहले तो क्रिटिकल केयर को जानते भी नहीं थे अधिकतर लोग, तो अब लोग समझने लगे हैं कि ये एक विधा एक्चुअली जीवन रक्षक विधा है। बिल्कुल। और आई थिंक 10 साल में हम शायद इस बारे में नहीं सोच रहे होंगे और आगे की बात कर पाएंगे। बिल्कुल। और सर क्योंकि हम 10 साल आगे जब देखेंगे एडवांसमेंट को लेकर के, तो सेमी अर्बन और फिर रूरल एरिया में इस तरह के एडवांसमेंट होंगे कि जब लोगों को बहुत ज़्यादा दूर नहीं आना पड़ेगा, या फिर जयपुर से मान लीजिए 200 किलोमीटर दूर, 100 किलोमीटर दूर जब बड़े अस्पतालों में लोग आते हैं, तो एक टाइम भी कई बार ज़ाया हो जाता है, जिससे पेशेंट की जान बचाई जा सकती है। उसमें सिर्फ अस्पताल पर ही निर्भरता कम हो जाती है अगर स्थानीय स्तर पर इलाज की सुविधाएं। इसी से जुड़ा एक सवाल और है सर, आईसीयू से लेकर के काफ़ी लोगों का ये कहना है कि आईसीयू में जिस तरह के आपने बताया कि इन्फेक्शंस की गुंजाइश रहती है, निमोनिया की गुंजाइश बहुत ज़्यादा आशंका रहती है, इसके चलते मरीजों के लिए बचाव का भी एक कहें कि उस दौरान चांसेस जो है कम होते जाते हैं, और इसीलिए आप शायद एक बैरियर भी क्रिएट करते हैं कि भाई वार्ड में और आईसीयू में। एक सवाल इसी से जुड़ा है सर, काफ़ी स्टडीज़ अभी कहती हैं आजकल कि आईसीयू में पेशेंट्स में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस भी काफ़ी देखने को मिल रहा है। एक बड़ा गंभीर चिंता का विषय है, दुनिया भर में इसमें बात हो रही है, WHO इस पर बात कर रहा है। आप क्या मानते हैं, कितनी बड़ी बात है और किस तरह से इसको डील करने की ज़रूरत है? मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहूँगा, आप में से जो दर्शक देख भी रहे हैं, ऐसे कितने हैं जिनको सर्दी खांसी जुकाम होता है, वो जाके या तो खुद घर में एजिथ्रोमाइसिन पड़ी है, ये पड़ी है, फाँक लेते हैं, 1 गोली खा ली साहब, 2 गोली खा ली, या पड़ोस के मित्र केमिस्ट साहब के पास जाते हैं कि साहब मेरे तो जुकाम हो रही है, एंटीबायोटिक दे दो। मतलब मेरे साथ तो ऐसा भी होता है कि कई मरीज आके कहते हैं आपने तो एंटीबायोटिक दी ही नहीं, आप क्या इलाज कर रहे हैं। देखिए, समझिए कि हमारे देश में शायद सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा एंटीबायोटिक्स का प्रयोग होता है,
और जितना प्रयोग होता है उतना ही दुरुपयोग होता है। बिल्कुल। एंटीबायोटिक्स वो दवाइयां हैं जो बैक्टीरिया के संक्रमण को, बैक्टीरिया को मारती हैं। 95 to 90% गला और ये जुकाम वगैरह ये वायरल इन्फेक्शन होता है जो खुद से दूर हो जाता है, जो अपने आप दूर हो सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको दर्द हो रहा है, दर्द की दवाई ले लीजिए, पैरासीटामोल खा लीजिए। लेकिन हम इतनी ज़्यादा एंटीबायोटिक, सिमिलरली लोअर लेवल पे, इवन ग्रामीण लेवल पे इतनी एंटीबायोटिक, दूसरी इंट्रावीनस एंटीबायोटिक्स, क्योंकि हमारे यहाँ अभी तक ऐसा कोई स्टैट्यूटरी कानूनन तरीका नहीं है जहाँ पे आप एंटीबायोटिक के प्रयोग को रेस्ट्रिक्ट कर सकें। मेरा मानना है कि ये लाना चाहिए सरकार के लेवल पे भी कि एक पर्टिकुलर योग्यता का चिकित्सक ही ये एंटीबायोटिक यूज कर सकेगा। जब हमारे पास आते हैं पेशेंट तो कई बार वो इतनी एंटीबायोटिक ऑलरेडी खा चुके होते हैं कि वो बैक्टीरिया फिर उन एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंट हो जाते हैं। मेरे पास महीने में 3 या 4 मरीज ऐसे आते हैं जिनमें कोई बैक्टीरिया काम नहीं करता साहब, सारा जो अगर आप कल्चर देखेंगे तो रेजिस्टेंट मिलता है। और मैं अपने आप को इतना असहाय मानता हूं कि इस पेशेंट में मैं करूं क्या। तो मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि प्लीज एंटीबायोटिक्स को बहुत समझ के यूज कीजिए। ये एक हथियार हैं जो आपको शायद भगवान ना करे लेकिन किसी टाइम पे जीवन बचा सकते हैं, आपका ही नहीं औरों का भी। और अगर आपके बॉडी में एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस आ गई है तो वो रेजिस्टेंस आप दूसरों को दे देंगे। तो ये एक बहुत मेजर चीज है जिसको लेके अब हम जगने लगे हैं। अब हॉस्पिटल्स में रेस्ट्रिक्शन होने लगा है, लेकिन अब भी मेरा मानना है कि न सिर्फ लोगों के लेवल पे, न सिर्फ हमारे केमिस्ट बंधुओं के लेवल पे, लेकिन डॉक्टर्स के लेवल पे भी ये जागृति आना बहुत ज़रूरी है कि मिनिमम एंटीबायोटिक पे हम काम चलाएं और जहाँ आवश्यकता नहीं है वहाँ न दिया जाए। ये सिर्फ लाइफ का लॉस नहीं कराती, इसमें बहुत पैसे का नुकसान होता है। जो हायर एंटीबायोटिक्स हैं वो बहुत महंगी, 5-5, 10-10, 15-15 हज़ार का एक इंजेक्शन आता है और लोगों की, हमारे स्वास्थ्य तंत्र की कमर तोड़ देता है। तो ये एक खर्चा भी बचाइए, जीवन भी बचाइए, और जहां आवश्यकता है वहीं एंटीबायोटिक। मतलब जैसे अभी आपने कहा था कि एक युद्ध स्तर की जो चीज है उस हथियार को जाया ना करे, तो रोजाना इस्तेमाल अब आप S-400 को अगर एक छोटी सी लड़ाई में यूज कर लेंगे तो जब एक्चुअल उसकी जरूरत पड़ेगी तो फिर आपके लिए वो उपलब्धि नहीं। दुश्मन को पहले से बता देंगे। अब तो वही शरीर में कि जो बीमारी दुश्मन है तो उसमें पहले तो से आप एक तरह से उन बैक्टीरियाज को प्राइम कर रहे हैं। अच्छा, उसमें भी प्रॉब्लम यह है कि उसका जो पूरा कोर्स है वो नहीं लिया जाता। 2-3 दिन में आराम आया, अपने आप ही बंद कर देते हैं। तो अगली बार वो इन्फेक्शन होगा तो एंटीबायोटिक आप पे काम ही नहीं करेगी। तो ये समझना बहुत गंभीर सवाल का जवाब सर ने दिया है कि किस तरह से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इस देश में बढ़ते जा रहा है, दुनिया में बढ़ते जा रहा है। और जब आईसीयू में पेशेंट आते हैं तो खासतौर पर जब उनके अंग काम करना कम कर रहे थे और शरीर डिटेरिएट हो रहा होता है, उस वक्त पे जब एंटीबायोटिक दी जाती है तो मरीजों पर काम नहीं करती। सर, एम आई राइट? और सर फिर उस स्थिति में आप क्या करते हैं उन मरीजों को बचाने के लिए? क्या आपको उस वक्त के मेडिकल आपके क्या तरीके अपनाने पड़ते हैं? देखिए, हम इसको मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट एंटीबायोटिक बोलते हैं, बल्कि आजकल तो पैन ड्रग रेजिस्टेंट आता है। तो इसमें फिर हम जुगाड़ देखते हैं साहब। वो एक जुगाड़ ही होता है कि ये काम नहीं कर रहा तो ये ट्राई करूं, या डोज से 3 गुना 4 गुना जाके दूं। कुछ एंटीबायोटिक्स के साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, गुर्दे पे असर आता है। फिर हमें ये देखना पड़ता है कि जीवन चूज करूं या गुर्दा। तो कई बार वो भी यूज करना पड़ता है। कई पुरानी एंटीबायोटिक्स, जैसे मैं छोटा था तो सेप्ट्रान एक बहुत कमर्शियल नेम है, कोट्राइमोक्साजोल यूज होती थी। पिछले 20 साल से यूज नहीं होती थी, अब फिर यूज करनी पड़ रही है क्योंकि और सारी दवाइयां फेल हो गई, तो पुरानी ढूंढ के लाते। तो वो बहुत ही दुखदायी स्थिति है। ईश्वर से प्रार्थना है कि ऐसा आपके जीवन में या किसी के जीवन में ना आए, लेकिन बड़ा मुश्किल होता है ये। बिल्कुल। तो सर एक ज़रा, क्योंकि एक तरह से कहें कि हमारे यहाँ पे चिकित्सकीय पद्धति आप कह लीजिए या फिर केमिस्ट जिस तरह से बताया कि ओवर द काउंटर आसानी से उपलब्ध है एंटीबायोटिक्स, क्या इसमें एक तरह के रेगुलेशन की ज़रूरत है या सेल्फ रेगुलेशन ही कर लिया जाए कि जब कोर्स लिया, मान लीजिए वाकई एंटीबायोटिक के कोर्स की ज़रूरत है तो कितना उसको पूरा करें, कितने दिन तक लीजिए? मान लीजिए पेट में कोई संक्रमण हुआ है, इकोलाई बैक्टीरिया का अगर हुआ है, तो जो उसका कोर्स है उसको कितने दिन तक खत्म करें, बीच में ना छोड़ें जैसा आपने अभी कहा। और ये जो कहीं पर भी एंटीबायोटिक लेना कि जुकाम लगा, आपने एंटीबायोटिक ले लिया, 3 दिन एजिथ्रोमाइसिन खाया और आपको लगा कि मैं ठीक हो जाऊंगा, तो इसको कैसे रेगुलेट? क्या सेल्फ रेगुलेशन ही सबसे बड़ा उपाय है? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक हरदम बात कहता हूं कि मेरे स्वस्थ रहने की प्रथम जिम्मेदारी मेरी है। तो अगर आप खुद एंटीबायोटिक खाते रहेंगे बिना ये जाने कि उनकी आवश्यकता है या उनके क्या साइड इफ़ेक्ट्स है, तो आपका उस परिणाम के भोगी आप ही होंगे, पहली चीज़। तो सेल्फ रेगुलेशन तो मस्ट है।
दूसरा मेरा मानना है कि हम ये सेल्फ रेगुलेशन की बात पिछले 10 साल से कर रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही। कुछ ये एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे भी चेक्स एंड बैलेंसेस, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दवाई उपलब्ध ना हो, लेकिन जैसे विदेशों में होता है, विदेशों में जब तक एक ट्रेंड डॉक्टर वो एंटीबायोटिक नहीं लिख देता, आप जाके ओवर द काउंटर नहीं ले सकते। तो ओवर द काउंटर सेल ऑफ एंटीबायोटिक्स नहीं होनी चाहिए। आप बुखार की दवाई, जुकाम की दवाई ओवर द काउंटर ले लीजिए, लेकिन एंटीबायोटिक्स ऐसी चीज है जो इसमें एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ स्किल और नॉलेज होती है, वो जो सबके पास उपलब्ध नहीं होती। तो रेगुलेशन होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए, और एंटीबायोटिक की कैटेगरी के हिसाब से होना चाहिए। बहुत हाई एंटीबायोटिक्स प्रथम लेवल के चिकित्सक को नहीं उपलब्ध होनी चाहिए। उसका एक पूरा सिस्टम है जो पूरी दुनिया में फॉलो होता है। आई थिंक अब हमारे देश में भी उसकी आवश्यकता है। बिल्कुल, और एंटीवायरल जैसी जब वायरल की समस्या हो तब कम से कम एंटीबायोटिक से बचना चाहिए। बिल्कुल सर, इसी से जुड़ा, क्योंकि हम कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर हैं, और एक बड़ी बात अब ये करना चाहूँगा कि जो आईसीयू की स्थिति है, वेंटिलेटर की स्थिति या फिर एक क्रिटिकल केयर की स्थिति है, इसमें भारत इस वक्त विश्व में कहाँ खड़ा है? एडवांसमेंट बहुत ज़बरदस्त हुए हैं, हम इंटरनेशनल लेवल पे अभी मैक्सिमम चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं बड़े महानगरों में, शहरों में। आपको क्या लगता है वीज़ अवी वेस्टर्न वर्ल्ड, मतलब पश्चिमी देशों के मुकाबले, विकसित देशों के मुकाबले अभी हम कहाँ खड़े हैं, और क्या आगामी सालों में किए जाने की ज़रूरत है? देखिए, आपको जान के सुखद आश्चर्य होगा, मैं मानता हूँ आपको पता हो कि सारी दुनिया में हिंदुस्तान में ट्रेंड और हिंदुस्तान के डॉक्टरों का लोहा है। आज आप किसी भी दुनिया में टॉप मोस्ट किसी हॉस्पिटल में जाएंगे तो आपको बहुत सारे इंडियन डॉक्टर्स मिलेंगे, और हमारे देश में भी एक से एक काबिल डॉक्टर, आज से ही नहीं, पिछले 50 साल से बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं, बहुत एक्सपीरियंस डॉक्टर्स हैं। बल्कि हमारे डॉक्टर्स ने इनोवेट किया है कि हम जो इलाज बाहर से फॉर एग्जांपल 50,000 का होगा, हम शायद 500 रुपए में करते हैं, क्योंकि हम इनोवेट करते हैं। तो मेरा मानना है कि एज फार एज टैलेंट इज कंसर्न, हमारे यहाँ हम दुनिया के किसी भी डॉक्टर या किसी भी संस्था या किसी भी देश से कम नहीं है। हाँ, संसाधनों में हमारी कमी रही है, वो हर क्षेत्र में रही है। हमारा देश विकासशील है अब, लेकिन हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, हम आत्मनिर्भर हो रहे हैं। अब बहुत सारी मशीन्स, बहुत सारे केमिकल्स, बहुत सारी दवाइयाँ जो बाहर से इंपोर्ट की जाती थी, अब वो हमारे देश में बन रही है। तो मेरा मानना है कि आगे भविष्य अच्छा है। आपको उच्च गुणवत्ता की अच्छी चिकित्सा भारत में रही है और अच्छी उपलब्ध रहने की पूरी संभावना है। ठीक है सर, अब जाते जाते आपसे जानना चाहेंगे, अक्सर हम हर डॉक्टर एक्सपर्ट से जानते ही हैं कि जब आपका जो क्षेत्र है, डोमेन है, मान लीजिए किसी मरीज को दुर्भाग्यवश आईसीयू में जाना पड़ा और अब वो वापस ठीक होकर आ रहा है, तो क्या सावधानियों बरते घर पर आने के बाद? और दूसरा है कि ऐसी क्या शरीर को लेकर के वो बुनियादी ज़रूरतें हैं, आप एज ए सीनियर फिजिशियन भी बताना चाहेंगे कि आपको कभी आईसीयू जाने की ज़रूरत ना पड़े? देखिए, मेरी तो इच्छा यही है कि किसी को आईसीयू की ज़रूरत ना पड़े जी। स्वस्थ रहने के बहुत आसान तरीके हैं अगर हम उनको फॉलो करें जी। आप प्रकृति के साथ चलें, प्रकृति, सूर्य के साथ उठें, सूर्य के साथ सोएं। जो प्रकृति माँ आपको जिस प्रकार से भोजन देती है, सब्जियां, कच्ची सब्जियां, फल आदि खाएं, परिष्कृत भोजन से बचें, पूरी नींद लें, नशा अवॉइड करें। और मेरा मानना है अगर आपको कोई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, थोड़ा ब्लड प्रेशर है, शुगर है, तो प्लीज़ उसको इग्नोर ना करें। आप अब डॉक्टर के पास जाएं और उसका इलाज करें, और उसका इलाज कंटिन्यू। बहुत सारे मेरे पास आईसीयू में पेशेंट आते हैं, साहब शुगर का पेशेंट था, पिछले 2 साल से इन्होंने गुस्से में आके या किसी भी कारणवश दवाई बंद कर दी, शुगर 500 चली गई, गुर्दे खराब हो गए। तो अपने आप को रेस्पेक्ट दीजिए, और अगर आप आईसीयू से बाहर आए हैं तो खास ख्याल रखिए, थोड़ा समय लगेगा, 15 दिन, महीना भर रहेगा नॉर्मल आने में, जैसी दवाई दी गई है वो लेते रहें। बिल्कुल, तो सर ने जिस तरह से कहा, खुद का ख्याल रखिए और कुदरत से प्यार कीजिए और खुद से भी प्यार कीजिए, तो इस तरह की चिकित्सा पद्धति में भगवान करे आपको ना जाना पड़े, और स्वस्थ रहें आप, और बेहतर रहें और आनंदित रहें, यही हमारी कामना है इस हेलो डॉक्टर के कार्यक्रम में। बस फिलहाल इतना ही, बाकी कार्यक्रमों को लेकर आगे भी हाजिर होते रहें। तब तक देखते रहिए डीडी राजस्थान। नमस्कार। नमस्कार।